बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुतालिया पाकिस्तान की जो नई बुक है ग्रेड 12 के लिए उसको इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ लर्निंग का प्रोसेस भी चल रहा है। तो आज हमारा जो बाब है बाब नंबर 4 है, बाब नंबर 4 है, हिस्सा 2 है हमारा पाकिस्तान का जोग्राफिया। और जो हमारा बाब नंबर 4 है उसका जो अनवान है वो है कुदरती नबातात और पाकिस्तान के जंगलात। आज इस वीडियो में इसके हम जो तफसीली जवाबात हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो थे उसको डिटेल से डिस्कस किया था। दोनों तरीके से हम देखेंगे बुक को भी कि बुक पर जो भी निशान मैं लगवा दूंगी जो हमारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं, अगर बुक से मिलते हैं तो उधर से भी हम कर लेंगे और गाइड से भी। तो हम अपनी मश्क पे आ चुके हैं। सवाल नंबर ये 3 है हमारा, एक एमसीक्यूज का था और एक शॉर्ट क्वेश्चंस का था। ये लॉन्ग वाला है कि मुदर्जा सेल सवालात की तफसीली वजाहत करें कि इनके जवाब हमने तफसील से लिखने हैं। तो सवाल नंबर 1 पहला सवाल है, मिसालों से वाज़िया करें कि हमने एग्जाम्पल्स देनी है कि जंगलात की कटाई ने मुल्क की ज़मीन और माइशत को किस तरह मुतासर किया है। तो मैंने बुक को अच्छी तरह से देखा है तो कहीं पर भी मिसालों के साथ इसकी वजाहत नहीं मिली, तो हम इसको सीधा गाइड से करते हैं। अगर कोई एक दो वजाहत मिलती भी है तो वो बहुत कम है, तफसीली वजाहत के लिए वो काफ़ी नहीं है जी। तो हम आ चुके हैं अपने सवाल के जवाब की तरफ कि हमने मिसालों से वजाहत करनी है कि पाकिस्तान में ज़मीन और मईशत पर जंगलात की कटाई के असरात। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो है, ये हम लिखेंगे कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर ईंधन, तजारती मकासद, ज़राअत, शहरी आबादी और बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए दरख्तों की कटाई ने माहौलियाती और मुआशी मसाइल को जन्म दिया है। इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी मुतासर हुई और जंगलात का जो रकबा है वो कम हो गया है, जंगलात में कमी वाक़या हुई है, क्योंकि जब जंगलात काट दिए गए और उस पर जो आबादियां हैं वो कायम हो गई तो जंगलात का रकबा कम हो गया। अब ज़मीन पर इसके असरात क्या हैं? पहला असर जो है वो ये है कि मिट्टी का कटाव और ज़मीन की ज़रखेज़ी का नुकसान। कि जंगलात के ख़त्म होने से ज़मीन मिट्टी के कटाव का शिकार हो जाती है। बारिश का पानी बलाई ज़मीन यानी कि जो बलाई ज़मीन होती है उसकी ज़रखेज़ी होती है, बलाई ज़रखेज़ मिट्टी को बहा ले जाता है, क्योंकि पानी ऊपर से जब नीचे की तरफ जाता है तो जो ऊपर वाली ज़मीन होती है जहाँ से वो गिरता है या गुज़रता है तो वहाँ से जो मिट्टी की ज़रखेज़ तय है उसको भी अपने साथ बहा कर ले जाता है, जिससे ज़मीन बंजर हो जाती है। जब ज़मीन की ऊपर वाली तय जो ज़रखेज़ होती है वो बह जाती है पानी के साथ तो पीछे बंजर ज़मीन रह जाती है। अब इसकी ये मिसाल है, खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात ख़त्म होने से पहाड़ी ढलवानों पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात बढ़ गए हैं। दूसरी हेडिंग है सैलाब और गाद में इजाफा, यानी कि सैलिब्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इससे दरख्त बारिश के पानी को आहिस्ता आहिस्ता यानी कि स्लो जज़्ब करते हैं। इनके ना होने से बारिश का पानी तेज़ी से बह जाता है और दरिया ज़्यादा मिट्टी लेकर बहते हैं, जिससे सैलाब आते हैं और आबी ज़खायर और नहरें भर जाती हैं। मिट्टी की तय गाद की सतह उसमें ज़्यादा हो जाती है और पानी उसमें कम आता है। मसलन मिसाल है इसकी, तरबेला और मंगला डैम में मिट्टी जमा होने से पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कम हो गई है, जिसका असर आबपाशी और पन बिजली की पैदावार पर पड़ता है। उसके बाद है हयातियाती तनों का नुकसान कि दरख्तों की कटाई से जानवरों और पौधों की रहायशगाहें जो उनका कुदरती मस्कन होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ जाता है। मसलन सिंध और बलूचिस्तान में जंगलात ख़त्म होने से मुकामी जंगली हयात को ख़तरा लाहक है और कई जानवरों की नस्लें ख़त्म हो रही हैं जी। इसके बाद हैं इकोनॉमिक इफ़ेक्ट के, माइशत पर असरात जो होते हैं वो क्या हैं।
जैसे ज़रई पैदावार में कमी मिट्टी के कटाव और ज़रख़ेज़ी की कमी की वजह से फसलों की पैदावार कम हो जाती है, जिससे खुराक का बहरान, जिस तरह से कहत की सिचुएशन होती है, खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। मसलन पंजाब और सिंध में सैलाब और बंजर ज़मीन की वजह से गंदम और चावल की पैदावार में कमी आती है। इसके बाद है पन बिजली की पैदावार पर असर। सारी बात है, जब डैमों में पानी ज़्यादा होगा तो बिजली की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। जब पानी की सलाहियत कम हो जाती है तो बिजली भी पैदा करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। डैमों में मिट्टी भरने से पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कम हो जाती है और बिजली पैदा करने की मिकदार भी घट जाती है, जिसका अफेक्ट क्या होता है, रिज़ल्ट क्या होता है, जिससे लोड शेडिंग बढ़ती है। और जंगलात से वाबस्ता सनतों का नुकसान, ऐसी सनतें जो जंगलात के बलबूते पर चलती हैं। लकड़ी, फर्नीचर और दस्तकारी की सनत को खाम माल की कमी का सामना होता है। इसके बाद है कुदरती आफात पर अखराजात में इजाफा। जब कुदरती आफात आती हैं तो उनसे निपटने के लिए अखराजात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जंगलात के खात्मे से आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से हुकूमत को रिलीफ और बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर ज़्यादा अखराजात करने पड़ते हैं, क्योंकि जो चीज़ें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं उनको दोबारा बहाल करना होता है, तो अखराजात बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में जंगलात की कटाई ज़मीन और मईशत दोनों पर मनफी असर डालती है। ये ज़रई पैदावार को कम करती है, कुदरती आफात के ख़तरात बढ़ाती है और हयातियाती तनों को नुकसान पहुँचाती है। इस मसले के हल के लिए पायदार जंगलाती निज़ाम और शजरकारी की मुहिम्मात नहायत ज़रूरी हैं, ताकि ज़मीन, पानी और मईशत को महफूज बनाया जा सके। सवाल नंबर 2 है, मुल्क की इक्तसादी और समाजी तरक्की के लिए जंगलात की अहमियत का तफसीली जायज़ा लें। तो ये वाला भी तफसीली जायज़ा इक्तसादी और समाजी तरक्की के लिए बुक में कहीं पर भी प्रॉपर तफसील से नहीं दिया हुआ। तो इसका जवाब हम देखते हैं कि मुल्क की इक्तसादी और समाजी तरक्की के लिए जंगलात की अहमियत। सबसे पहले है माहौल और माहौलियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़। शजरकारी फितरी तवाज़ुन बहाल करने में, यानी कि दरख्त लगाना जो है बहाल करने में मदद देती है और जंगलात की कटाई के असरात को कम करती है कि अगर जंगलात कट चुके हैं तो हम शजरकारी करें, ज़्यादा दरख्त लगाएं, तो क्या होगा, वो तवाज़ुन बहाल हो सकता है। ये ज़मीन को दलदली होने, मिट्टी के कटाव और रेगिस्तानी होने से बचाती है, यानी कि मिट्टी को बंजर होने से ज़मीन को बचाती है। उसके बाद मिसाल है इसकी कि सखर और कोटरी बैराज के करीब लगाए गए जंगलात इजाफी पानी से ज़मीन को महफूज रखते हैं। अगली हेडिंग है रोज़गार और मुआश का ज़रिया। दरख्त लगाने की मुहिम्मात और मंसूबे जैसे ब्लेन ट्री सुनामी और आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम मुकामी लोगों को रोज़गार फराहम करते हैं। शजरकारी माहौलियाती सियाहत और कम्युनिटी की शमूलियत को फ़रोग़ देती है। यूँ नई आमदनी के मौक़ा पैदा होते हैं। इसके बाद है ईंधन और लकड़ी की ज़रूरियात पूरी करना। जंगलात तामीरात, फर्नीचर और ईंधन के लिए लकड़ी फराहम करते हैं। मसलन छांगा मांगा का जंगल जो सन 1866 में लगाया गया, रेलवे के लिए लकड़ी फराहम करता था और आज भी मुकामी लकड़ी की ज़रूरत पूरी करता है। उसके बाद है ज़रई और ज़मीन की बहाली के फ़वाइद। रचना दोआब जैसे मंसूबे ज़मीन को दलदली और सेम ज़दा होने से बचाते हैं। रावी और चनाब के दरमियान दरख्त लगाकर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को कायम रखा जाता है, जिससे किसानों को फ़ायदा पहुंचता है। इसके बाद है सनती आलूदगी में कमी, कि जो सनतें होती हैं उनका धुआं उठता है, तो दरख्त क्या करते हैं, माहौल को भी साफ़ करते हैं। शहरी जंगलात और मेवाकी निज़ाम हवा के मियार को बेहतर करते हैं, धूल कम करते हैं, जो गर्द उड़ती है उसको कम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं,
जापानी तकनीक के मुताबिक पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ने वाले जंगलात लगाए जा रहे हैं ताकि सनती आलूदगी पर काबू पाया जा सके। आबो हवा की तब्दीली में कमी। वजारत मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हम आहंगी, NGOs और बैनुल-अक़वामी अदारे शजरकारी को फ़रोग़ देते हैं ताकि आलमी हिद्दत पर काबू पाया जा सके। अरबों दरख्त लगाने से ग्रीन हाउस गैसेस जज़ब होती हैं और हयातियाती तनूव महफूज रहता है। इसके बाद है समाजी फ़वाइद और आगाही। शजरकारी की मुहिम्मात लोगों में कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का शऊर बेदार करती हैं। बहार और बरसात में मुफ्त पौधे तकसीम किए जाते हैं ताकि स्कूल, कम्युनिटीज़ और ख़ानदान इस अमल में शरीक हों। लास्ट हेडिंग है हमारी तफरी और सियाहत। छांगा मांगा जैसे जंगलात ना सिर्फ लकड़ी फ्राहम करते हैं बल्कि आवाम के लिए तफरी मकामात भी हैं जो ज़िंदगी के मियार को बेहतर करते हैं और माहौलियाती सियाहत को फ़रोग़ देते हैं। जी, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन है कि मुल्क के शुमाली इलाकों में कोनीफोर्स जंगलात 3000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर क्यों उगते हैं, इसकी भी हमने मिसालों से वजाहत करनी है। तो इसका आंसर है शुमाली इलाकों में कोनीफोर्स जंगलात की ऊंचाई पर मौजूदगी की वजूहात कि पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में कोनीफोर्स जंगलात जैसे पाइन, फर और स्पर्वस, ये दरख्त शुमाली पहाड़ों में 1000 यानी कि 1000 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक बड़े इलाके में उगते हैं क्योंकि इनकी नशोनुमा के लिए मखसूस कुदरती हालात का होना ज़रूरी है। इनको जो कुदरती हालात हैं वो इतनी ऊंचाई पर ही मिल सकते हैं। ये जंगलात ज़्यादातर सदाबहार होते हैं और नरम लकड़ी पर मुश्तमिल होते हैं। ये दरख्त लंबे और मखरूती शक्ल के होते हैं जिनमें मोटी सुई की मांद है और ढलवान वाली शाखें होती है ताकि बर्फ़ को और जमा होने से रोका जा सके कि एक तो बर्फ़ पड़ने को भी रोकते हैं और दूसरा बर्फ़ को जमा होने से भी ये रोकते हैं। ये दरख्त मुख्तलिफ सनतों और दस्तकारियों के लिए लकड़ी फ्राहम करते हैं। ये मिट्टी को बचाने, सैलाब को रोकने और लैंडस्लाइडिंग को रोकने में भी मदद देते हैं। ये जंगलात पौधों और जानवरों की ज़िंदगी की अफजाइश के लिए एक सेहतमंद माहौल पेश करते हैं। इनके अंदर ओक, अखरोट, देयार, चेटंट, फ्री बेलोपाइन ख़ास मिसालें हैं। ये सियाहत के लिए कशिश का बायस बनते हैं या कशिश का बायस हैं कि लोग इनको तफरी के लिए भी, सियाहत के लिए भी देखने के लिए आते हैं। इसके बाद है कोनीफोर्स जंगलात की खसूसियात में सबसे पहले है ठंडी आबो हवा कि आबो हवा को ये ठंडा रखते हैं। इन दरख्तों को बढ़ने के लिए सर्द और बर्फ़ानी मौसम की ज़रूरत होती है जो ज़्यादातर ऊंचाई पर ही दस्तयाब होता है। इनकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं जो इन्हें सर्दी और पानी की कमी से महफूज रखती हैं। जैसे हम देखते हैं जो ये दरख्तों पे चलगोज़े लगते हैं, ये चील के दरख्त जो होते हैं वो बिल्कुल सुई की तरह बारीक बारीक उनके पत्ते होते हैं। और मौसमियाती मज़ाहमत, कोनीफोर्स दरख्त शदीद बर्फबारी, तेज़ हवाओं को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी मखरूती शक्ल यानी कि कोन शेप्ड जो इनकी शक्ल है वो बर्फ़ को फिसलने में मदद देती है जिससे शाखों के टूटने का ख़तरा कम हो जाता है। इसके बाद है पानी की दस्तयाबी। ज़्यादा बुलंदी पर बर्फ़ पिघलने से इन दरख्तों को मुसलसल पानी मिलता रहता है जो इनकी नशोनुमा या अफजाइश के लिए ज़रूरी है। मिसालें हैं इसकी दियोदार और फर के जंगलात वादिये कागान, वादिये सवात और वादिये नीलम में पाए जाते हैं। स्पर्वस और बलोची फर के जंगलात हुंजा, गिलगित और बल्तिस्तान की चरागाहों में 3000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर उगते हैं। चीड़ के जंगलात निस्बतन कम बुलंदी पर 1500 से 2500 मीटर, मरी और एबटाबाद
کے گردونواح میں دیکھے جاتے ہیں، لیکن زیادہ گھنے کونیفورس جنگلات بلند پہاڑوں پر ہی ملتے ہیں۔ یہ ہمارا تیسرا سوال تھا جو کمپلیٹ ہوا۔ اب سوال نمبر 4 ہے ہمارا کہ مینگرووز ساحلی علاقوں کی معیشت کے لیے کیوں اہم ہیں، تفصیلی تجزیہ کریں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ مینگرووز کی معاشی اہمیت، یہ ہیڈنگ ہے پہلی اس کی، یہ تھوڑا سا اس کا انٹرو ہے، ہیڈنگ کے بعد تھوڑا سا ہم اس کا انٹرو بنائیں گے کہ مینگرووز کے جنگلات نہ صرف ماحولیات کے لیے بلکہ ساحلی علاقوں کی معیشت اور لوگوں کی زندگیوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں۔ ان کے جو اقتصادی فوائد ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے ماہی گیری کی صنعت، کہ مینگرووز ساحلی علاقوں کی معیشت کی بنیاد ہیں کیونکہ یہ ماہی گیری کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ یہ جنگلات سمندری حیات کے لیے، کہ سمندر کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے لیے محفوظ اور پرکشش ماحول اور خوراک مہیا کرتے ہیں، جس سے مچھلی، جھینگے اور دیگر آبی جانوروں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے متعلقہ صنعتیں۔ مینگرووز کے ارد گرد کئی چھوٹی صنعتیں پھلتی پھولتی ہیں جو مقامی لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں۔ ان میں کشتیاں بنانا، مچھلی پکڑنے کے لیے جال تیار کرنا اور مچھلی کی پیکنگ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے تجارتی سرگرمیاں۔ مقامی لوگ گھریلو اور تجارتی مارکیٹوں کے لیے مچھلی کی پیکنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی کی مصنوعات کو تازہ رکھنے کے لیے آئس فیکٹریاں بھی قائم کی گئی ہیں تاکہ انہیں بین الاقوامی معیار کے مطابق دیگر ممالک کو برآمد کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہے فضلے کی پروسیسنگ، کہ ماہی گیری کے علاوہ مچھلی کی جو باقیات ہیں، جو اس کا فضلہ، جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب وہ کس کام آتی ہیں کہ ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی پروسیسنگ کے بعد ان سے مرغیوں کی خوراک، جو پولٹری فیڈ ہوتی ہے، وہ بنائی جاتی ہے، جو ایک اور معاشی فائدہ ہے۔ اس کے بعد ہے سیاحت اور تفریح، کہ ساحلی علاقوں میں کئی تفریحی مقامات بھی موجود ہیں جو لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں، جس سے سیاحت کو بھی فروغ ملتا ہے اور مقامی معیشت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مینگرووز کے جنگلات ساحلی علاقوں میں ماہی گیری، تجارت، پروسیسنگ، برآمدات اور سیاحت کے ذریعے مقامی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے تحفظ سے نہ صرف ماحولیاتی توازن قائم رہتا ہے بلکہ معاشی فوائد بھی یقینی بنتے ہیں۔ ماحولیاتی توازن یعنی کہ جیسے ایک چین ہوتی ہے کہ جو ان کے مینگرووز کے پتے ہیں وہ گرتے ہیں، مچھلیوں کی خوراک بنتے ہیں اور پھر اس سے مچھلیاں جو پیدا ہوتی ہیں، مختلف اور آبی جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ بھی اس کو یوز کرتی ہیں اور ان سے اور چیزیں بنتی ہیں، تو ایک جو ماحولیاتی توازن ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، قدرتی نباتات لوگوں کے طرز زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے کہ پاکستان میں قدرتی نباتات اور جنگلات کا لوگوں کی طرز زندگی پر اثر۔ تھوڑا سا انٹرو ہے اس کا، یہاں سے ماحولیاتی اثرات جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے صحت مند ماحول۔ قدرتی نباتات اور جنگلات ہوا کو صاف اور تازہ رکھتے ہیں جس سے لوگوں کو صحت مند ماحول ملتا ہے اور پودوں اور جانوروں کے لیے بھی رہائش فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ جو جانوروں کے، پودوں کے جو ان کے قدرتی مسکن ہوتے ہیں وہ برقرار رہتے ہیں، تو وہ بھی ایک اچھے ماحول کو انجوائے کرتے ہیں جو ماحولیاتی توازن کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو۔ جنگلات موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی گرین ہاؤس گیسوں کو جذب کرتے ہیں جس سے گلوبل وارمنگ کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معاشی اثرات۔ اب ماحول والے اثرات تو ہم نے سمجھ لیے کہ موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو رہتا ہے اور صحت مند ماحول ملتا ہے انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی اثرات کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خام مال کا ذریعہ۔ جنگلات مختلف صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرتے ہیں جیسے پھل، سبزیاں اور لکڑی کی چیزیں۔ یہ مختلف ادویات کے لیے بھی خام مال کا ذریعہ ہیں۔
उसके बाद है रोज़गार के मौक़े। जंगलात और इनसे मुतल्लिक़ा सनतें लोगों को रोज़गार फराहम करती हैं। ख़ास तौर पर साहिली इलाक़ों में मैंग्रोव्स जंगलात माहीगीरी की सनत के लिए इंतहाई अहम हैं, जो हज़ारों लोगों के रोज़गार का ज़रिया हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मुतबादल ज़राए का इस्तेमाल। लकड़ी के इस्तेमाल को कम करने और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादल अशिया जैसे मसनूई लकड़ी, चिपबोर्ड और कार्डबोर्ड का इस्तेमाल फ़रोग़ दिया जा सकता है। ईंधन के लिए इस्तेमाल लकड़ी के इस्तेमाल को कम करने के लिए कि इसका अल्टरनेटिव है वो कुदरती गैस है। कुदरती गैस और काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे सूरज, हवा और पानी की फराहमी को बढ़ाना भी एक अहम कदम है। समाजी और तालीमी असरात। तफरी और जमालियात। जंगलात लोगों के लिए तफरी और ख़ूबसूरत मकामात फराहम करते हैं जो ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। अवामी आगाही। ठोस फजले को कम करने के लिए अवामी आगाही प्रोग्राम ज़रूरी हैं। जब लोग तलीम याफ्ता और बाखबर होंगे तो माहौलियाती मसाइल की संजीदगी को समझकर मस्बत किरदार के पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। उसके बाद है तालीम और मियारे ज़िंदगी। ख्वानदगी की शरह बढ़ाना लोगों की मुआशी और समाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। तालीम से लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल की कदर करना सीखेंगे, जिससे मुआशरे में एक बेहतर और महफूज कल का शऊर बेदार होगा। जी, ये हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको बेहतर समझ आती है या आप कोई तब्दीली चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई रहनुमाई मिलती है मेरे चैनल से तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।